मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में संज्ञा गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों आज की जो प्रश्नोत्तरी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए मित्रों देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो मित्रों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि जो स्पर्श वर्ण होते हैं कितने हैं। मित्रों जो स्पर्श वर्ण हैं वो कितने हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों कुल संस्कृत वर्णमाला में जो हमारे कुल वर्ग होते हैं वो 5 होते हैं, जिसे हम कु, चू, टू, तू, पू के नाम से जानते हैं। इन्हें उदित भी कहते हैं। तो उदित या उदिता कितने हैं, 5 हैं मित्रों। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, जैसे आपका जो क वर्ग हो गया तो वो कु के नाम से जाना जाएगा, प वर्ग हो गया पू के नाम से, ता वर्ग तू के नाम से और टा वर्ग टू के नाम से तथा ता वर्ग टू के नाम से जाना जाएगा। इसलिए जो हमारे वर्ग हैं 5 हैं, प्रत्येक में 5-5 वर्ण हैं, अर्थात कुल 5 पंजे 25 वर्ण हैं वो जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात स्पर्श जो वर्ण हैं वो कितने हैं, तो 25, अर्थात जिनकी संख्या 25 है। आइए मित्रों आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा है मित्रों कि इनमें से किस समूह की अल्प प्राण संज्ञा है। मित्रों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो यहाँ पर अल्प प्राण संज्ञा पूछी है। तो मित्रों यहाँ पर क वर्ग का है और ता था दा, ता वर्ग का दा है और प वर्ग का पा है, अर्थात पहले, तीसरे, 5वें ये दा जो है वो तीसरा अक्षर है। मित्रों पहला, तीसरा जो 5वें अक्षर होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, जबकि दूसरे, चौथे महाप्राण होते हैं। तो क वर्ग ये पहला हो गया, प वर्ग पहला हो गया। तो मित्रों ये हमारा जो पहला ऑप्शन है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। आइए आगे देखते हैं इनमें से किस समूह की अल्पप्राण संज्ञा नहीं है। तो किसकी अल्पप्राण संज्ञा नहीं होगी मित्रों, तो हमारा यहाँ पर है चा, टा, ता, ये तो अल्पप्राण है। दा, वा, गा ये भी अल्पप्राण है। मा, ना और यहाँ ये भी अल्पप्राण है, जबकि मित्रों खा, था, फा ये अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। यही पूछा अल्पप्राण में किसकी अल्पप्राण संज्ञा नहीं होगी, तो खा, था, फा की नहीं होगी। क्यों, क्योंकि खा जो है दूसरा अक्षर है, ता था भी दूसरा है, पा फा भी दूसरा है, जबकि ये महाप्राण है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है इनमें से तालव्य वर्ण कौन है। तो मित्रों तालव्य वर्ण आपको फार्मूला याद होगा कि इचू ऐसा नाम तालु क्या है, इचू ऐसा नाम तालु, अर्थात ई चाहे ह्रस्व या दीर्घ हुई, चवर्ग या और शाह ये तालु के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा शाह जो हो गया वो तालव्य के अंतर्गत आ गया। यही हमसे पूछा है तालव्य वर्ण कौन है, तो तालव्य वर्ण हमारा शाह है। नेक्स्ट है इनमें से दंत वर्ण कौन है। तो मित्रों आपको कंठस्थ होगा दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं मित्रों, यहाँ पर हमको यही देखना है, हमें यहाँ पर दंत वर्ण बताने हैं। तो हमारा फार्मूला होता है लितु लसा नाम दंता। क्या होता है मित्रों, हमारा फार्मूला होता है लितु लसा नाम दंता, अर्थात लीर वर्ग, ता वर्ग, ला और शाह ये दंत के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये शाह दंत वर्ण हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर है मित्रों कि इनमें से मूर्धन्य वर्ण कौन है। तो मित्रों मूर्धन्य वर्ण हमसे पूछे गए हैं, तो आपको ज्ञात होता है ऋतु रसा नाम मूर्धा। क्या होता है मित्रों, ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा षटकोण वाला सा जो है ये मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आएगा। और आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है इनमें से किसका ह्रस्व नहीं होता है। तो मित्रों ए, ओ, आए, औ इनका ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि ये संयुक्त या मिश्रित वर्ण होते हैं, क्योंकि दो दो वर्णों के योग से बनते हैं, इसीलिए इसका ह्रस्व नहीं होता है। क्योंकि ए जो होता है, ए जो है हमारा छोटा प्लस छोटी ई से बनता है,
और ओ छोटा प्लस छोटो ऊ से बनता है, छोटा ऊ से बनता है, जबकि ऐ का निर्माण आ प्लस ए से होता है, औ का निर्माण आ प्लस ऊ से होता है। तो इसलिए हमारा कौन सा ह्रस्व नहीं है, तो ए हमारा ह्रस्व नहीं है। आइए आगे देखेंगे मित्रों, आगे है ऐ का ह्रस्व स्वर कौन है। तो मित्रों हम जैसे कि बता चुके हैं कि ऐ का भी ह्रस्व कोई नहीं होगा। क्या है मित्रों, कोई नहीं होगा, ऐ का ह्रस्व नहीं होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर है मित्रों ए ओ ऐ औ क्या हैं। तो मित्रों ये आपके संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कह सकते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है, इनका दीर्घ और प्लुत होता है, इसलिए इनके छेदुनी 12 भेद होते हैं। आइए आगे देखते हैं, अप्रक्त कौन है। तो अप्रक्त एकाल प्रत्यय। आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर है मित्रों कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितनी है। तो भैया वृद्धि संज्ञक वर्ण भी 3 ही हैं और गुण संज्ञक वर्ण भी 3 है। गुण संज्ञक जो वर्ण है आ, ए और ओ हैं, अगर इसको दीर्घ कर देंगे तो ये वृद्धि संज्ञक वर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भाई हमारे जो वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, तो 3 वर्ण हैं। कौन सा है, वर्ण आ और ऐ और औ। आइए आगे देखेंगे मित्रों, यहाँ पर हमसे पूछा है कि गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं गुण संज्ञक वर्ण भी हमारे 3 ही हैं। कौन कौन से हैं, छोटा आ, ए और ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण हैं। आगे देखते हैं, कह रहा है पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है। तो मित्रों पाणिनि जो अष्टाध्यायी है इसका जो प्रथम सूत्र है वो वृद्ध्रादैच है। कौन सा, वृद्ध्रादैच है। तो मित्रों जो वृद्ध्रादैच है ये वृद्धि संज्ञा करने वाला है और वृद्धि संधि करने वाला है वो है आपका वृद्धि रेचि, जबकि वृद्धि संज्ञा करने वाला वृद्ध्रादैच है। 2 अष्टाध्यायी का पहला या प्रथम सूत्र है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कि अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र कौन सा है। तो अ ये अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। आइए मित्रों और भी देखते हैं हम लोग। मित्रों यहाँ पर ऋकार के स्थान पर प्राप्त अड़ में रपर का विधान करने वाला सूत्र है, तो वह है उरड़ रपरः। और ये भी है उरड़ रपरः। सूत्र में कितने पद हैं, तो मित्रों इसमें 3 हैं। इसको भी हम लोग कंठस्थ करेंगे। आइए आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा भी गया है टेट वाली की संधि इस पद में कौन सा लिंग है। तो संधि मित्रों ये हमारा जो है वो की प्रत्यांत है, इसलिए ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। की प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं सभी पुल्लिंग होते हैं। आगे अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय का वर्ण विषय क्या है। तो भैया अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय है, इसका जो वर्ण विषय है वो क्या है। तो यह प्रथम अध्याय में संज्ञा और उसकी परिभाषाएँ दी गई हैं। आइए आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है कि अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में वर्णित क्या है। भैया तो अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में भैया कारक हैं और समास हैं। क्या क्या है, कारक और समास हैं। इसी प्रकार अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में तृतीय अध्याय में क्या है। तो भैया तृतीय अध्याय में हमारे कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय हैं। कृत्य और कृत प्रत्यय हैं। आगे देखते हैं मित्रों, चतुर्थ को देखते हैं कि अष्टाध्यायी के चतुर्थ और पंचम अध्यायों में वर्णित है। यहाँ पर दोनों इकट्ठे दे दिए हैं। अष्टाध्यायी के चौथे और 5वें अध्यायों में क्या वर्णित है। तो मित्रों चौथे और 5वें अध्याय में स्त्री प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय दिए गए हैं। क्या दिए गए, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दिए गए हैं। आइए मित्रों 2-3 प्रश्न और रह गए शेष, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो मित्रों यहाँ पर है हमारा कि अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय में वर्णित है। जी हाँ मित्रों, अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय में हमसे पूछा गया है। तो मित्रों अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय में वर्णित विषय है क्या है। तो अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय में जो हमारा वर्णित विषय है वो है संधि प्रकरण। क्या है मित्रों, संधि प्रकरण। अष्टाध्यायी के 6ठे अध्याय में संधि प्रकरण है, जबकि अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय में वर्णित विषय है। तो 7वें अध्याय में सुबंत और तिगंत, क्या है, सुबंत तिगंत वर्णित हैं। सुबंत और तिगंत हैं। मित्रों आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का जो विवेच्य विषय है वो क्या है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, द्वित्व विधान, स्वर वैध की प्रक्रिया, बल अड़त्व विधान, ये अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय में हैं। तो
तो मित्रों ये थी संस्कृत व्याकरण से संबंधित, जिसका टॉपिक था संज्ञा गंगा, जिससे संबंधित हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए टॉपिक संधि को लेकर आएंगे। मित्रों हमारे द्वारा दी गई प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी तक नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।